नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज है और आप देख रहे हैं अनुज कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हार जैसी भी हो बहुत दर्द देती है, लेकिन अगर वही हार आपके वजूद को चैलेंज करती हो तो वो हार आपको बहुत ज़्यादा दर्द देती है। इस बार के जनरल इलेक्शन में बीजेपी को 400 से ज़्यादा सीट आने की उम्मीद थी, पर उनकी पूरी पार्टी 240 सीट पे सिमट के रह गई। और उनमें से भी जहां पे उत्तर प्रदेश में पिछले इलेक्शन में बीजेपी ने 62 सीटें जीती थी, इस बार 33 सीटों पर सिमट गई। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो शॉकिंग न्यूज़ बीजेपी के लिए थी वो ये थी कि बीजेपी फैजाबाद की सीट जिसके अंदर में अयोध्या आती है वो भी हार गई। अयोध्या एक नाम नहीं है, अयोध्या बीजेपी की पूरी पॉलिटिक्स का एक वजूद है। बीजेपी की जो स्थापना हुई है वो अयोध्या से ही शुरू होती है। बीजेपी का एजेंडा जो पूरी पॉलिटिक्स में उनका एजेंडा रहा है वो राम मंदिर को लेके ही पूरी की पूरी पॉलिटिक्स उनके आगे घूमती रही है। इसी साल 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का भव्य उद्घाटन करते हैं, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और पूरी दुनिया के मीडिया हाउस इस आयोजन को कवर करती है। उसके बाद ऐसा माना जा रहा था कि अयोध्या में बने राम मंदिर ना सिर्फ अयोध्या में ही बीजेपी को जीत का रास्ता दिखाएगी, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी बम्पर सीटों के साथ जीत जाएगी। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन होता है और जब जून के महीने में मतलब 4 जून को जब रिजल्ट्स आते हैं तो बीजेपी अयोध्या सीट हार चुकी होती है। बीजेपी के जो सिटिंग एमपी थे लल्लन सिंह, वो समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद से 54,000 वोटों से हार जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी और इसे पूरी दुनिया के मीडिया हाउस में कवर किया गया। ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी अयोध्या की सीट हार गई? तो आज के इस वीडियो में हम इसी बात को जानने की कोशिश करेंगे, आखिर बीजेपी अयोध्या की सीट क्यों हारी। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम थोड़ा बैक चाहते हैं। बीजेपी एक ऐसी पार्टी जिसकी पूरी की पूरी पॉलिटिक्स घूमती है राम मंदिर के आजू बाजू में ही। जब से बीजेपी का जन्म हुआ है तब से उनका एक ही मकसद रहा था कि कैसे भी करके अयोध्या में राम मंदिर बनाया जाए। इस पूरे उनके एजेंडा को एक रूप दिया जाता है 22 जनवरी 2024 को, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है राम मंदिर में। इस समारोह को पूरे दुनिया भर के मीडिया हाउस कवर करते हैं। इस समारोह में देश के सभी जाने माने जो बड़े हस्तियां हैं वो शामिल होती है, चाहे वो बड़े राजनेता हो, चाहे वो बिजनेस टाइकून हो, चाहे वो बॉलीवुड स्टार हो। इसके बाद ये लगभग तय था कि जो आने वाला इलेक्शन है, जो 2-3 महीने बाद जो इलेक्शन होने वाला है, उसमें बीजेपी को प्रचंड जीत मिलने वाली है। फिर भी बीजेपी अयोध्या की सीट हार जाती है। ये हार एक दिन की नहीं थी, इस हार के पीछे कई वजहें थी। इन हार की जो वजह थी उन्हीं में से हम एक एक करके सारे वजह को जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली वजह जो समझ में आती है वो थी बीजेपी के जो नेता हैं लल्लन सिंह, उनके द्वारा संविधान पे कमेंट करना। ठीक है, बीजेपी के नेता जो सिटिंग एमपी थे फैजाबाद के लल्लन सिंह, उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में ये कहा था कि अगर किसी पार्टी को मेजॉरिटी मिल जाती है, 272 सीट भी मिल जाती है, तो भी वो संविधान को अमेंड नहीं कर सकती है। अगर वो संविधान को अमेंड करना चाहती है तो उन्हें कम से कम 2/3 बहुमत होना चाहिए। इसका मतलब ये था कि इसीलिए बीजेपी जो 400 पार का नारा दे रही थी, उनको 400 पार चाहिए क्योंकि वो संविधान को अमेंड कर सके, संविधान को बदल सके। इस बयान को जो विपक्षी पार्टियां थी, जो इंडिया ब्लॉक की पार्टियां थे, उन्होंने हाथों हाथ लिया। पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये खबर फैलाया गया, ये नैरेटिव फैलाया गया कि बीजेपी जो है संविधान को बदलने वाली है और उसके जरिए आरक्षण को ख़त्म करने वाली है। इसका पूरा का पूरा इम्पैक्ट जो हुआ, ना ही सिर्फ अयोध्या में नहीं हुआ, पूरे के पूरे यूपी में इसका असर देखने को मिल गया। लोगों में डर की भावना बैठ गई कि बीजेपी 400 सीट लाने के बाद संविधान को बदल देगी। तो अगर एक्सपर्ट की बात माने
तो ये जो बयान था लल्लन सिंह का, उसके बाद जो लोगों का माइंड सेट था वो चेंज होना शुरू हो गया और जो लोगों का वोट शेयर था वो शिफ्ट होना शुरू हो गया बीजेपी को छोड़ के, वो समाजवादी पार्टी की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे रीजन की। जो दूसरा रीजन था वो था रिसेटलमेंट ऑफ लैंड एक्विजिशन। अयोध्या में जब राम मंदिर बनना शुरू हुआ तो अयोध्या की पूरी कायाकल्प कर दी जाती है। पूरे अयोध्या में एक स्पेशल कॉरिडोर बनाया जाता है। राम मंदिर को तक जाने वाली जो सड़कें थी उसको काफ़ी चौड़ी कर दी जाती है। अलग से बहुत सारी सड़कों का निर्माण किया जाता है। वहाँ पे काफ़ी दिनों से जो राम मंदिर के आसपास सैकड़ों परिवार रह रहे थे, जो सैकड़ों सालों से वहाँ पर रह रहे थे, उन सबको वहाँ से विस्थापित करके दूसरी जगह रिलोकेट कर दिया जाता है। काफ़ी सारी दुकानों को वहाँ से हटा दी जाती है। इस तरह से क्या होता है, जो लोकल पब्लिक थी उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जो सरकार ने जो लैंड एक्विजिशन किया उनका अभी तक पूरा का पूरा सेटलमेंट नहीं हो पाया, मतलब उनको मुआवजे की कंप्लीट राशि अभी तक नहीं दी गई थी। तो ये जो इश्यूज थे उसका लोगों पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। दूसरी जो पार्टियां थी, इंडिया ब्लॉक की जो पार्टियां थी, उन्होंने इस मुद्दे को पूरी तरह से हाथ में लिया और उसको आम जनता के पास जाके ये बताया कि अयोध्या का जो विकास हुआ है वो राम मंदिर तो बन गया, वो अपनी जगह पे है, लेकिन उसके विकास से आपको भारी नुकसान हुआ है और इस नुकसान की जो पूरी की पूरी जिम्मेवारी है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की है। इंडिया ब्लॉक की पार्टियां ने तो इस पूरे मुद्दे को पूरे अपने हाथों में लिया, लेकिन इसके अगेंस्ट में जो दूसरी पार्टी थी, मतलब बीजेपी के जो उम्मीदवार थे, वो यहाँ पे उदासीन बने रहे। वो इस बात को ही मान के चल रहे थे कि उन्होंने राम मंदिर का उद्घाटन किया हुआ है बीजेपी के द्वारा, तो उनकी जीत तय है और इस बार भी मोदी लहर में, मतलब 400 पार के नारे में वो जीत जाएंगे। ठीक है, इसका एक बहुत बड़ा असर जो दिखा, जो इलेक्शन में इसका बहुत बड़ा अलग असर दिखा, जिसके वजह से जो वोटिंग जो वोट परसेंटेज था बीजेपी का डायरेक्ट डाउन चला गया। ठीक है, तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट इश्यू समझ में आता है वो था लोकल इश्यूज। अगर किसी भी पार्टी को इलेक्शन को जीतना है तो उनका जनता के साथ कम्युनिकेशन परफेक्ट होना चाहिए, बट बीजेपी यहीं पे मार खा गई। अयोध्या में जैसे जैसे विकास होता गया तो राम मंदिर के चारों साइड का जो एरिया था वहाँ पूरा बैरिकेडिंग कर दी जाती है। उस पूरे एरिया में अच्छी खासी डेवलपमेंट होती है, लेकिन उसके बाद अयोध्या का क्या, उसके बाद की अगर अयोध्या शहर को देखें तो वहाँ अभी भी सड़कें अच्छी नहीं हैं। वहाँ पे जो कंटिन्यूस वीआईपीज़ आते जाते रहते हैं, जिससे कंटिन्यूस ट्रैफिक जाम होता है और इससे लोकल पब्लिक को काफ़ी परेशानी झेलना पड़ती थी। अयोध्या में आज के डेट में भी जो बिजली की समस्या बहुत गंभीर बनी हुई है। लगभग वहाँ पे आज भी 6 से 8 घंटों की बिजली कटौती होती है। वहाँ काफ़ी जगह गंदगी फैली हुई है, मतलब वहाँ साफ़ सफाई का भी पूरी तरह से ध्यान नहीं रखा जाता है। और इन सब को करवाने की जिम्मेवारी जो थी वो उस वक्त के सिटिंग एमपी हैं जो लल्लन सिंह थे, उनकी होनी चाहिए थी, बट वो डायरेक्ट जनता से कनेक्ट नहीं कर पाए। उनके दिमाग में ये चल रहा था कि इस बार भी वो मोदी लहर में जीत जाएंगे। अगर हम 2014 और 2019 की बात करें तो इन दोनों ही इलेक्शन में उनका एक ही नारा था कि वो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, इसलिए हमको वोट दीजिए, बट वो लोकल पीपल से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। इसकी वजह से ये हुआ कि जो लोकल इश्यूज़ थे वो उनको लेकर एक बहुत बड़ा ट्रिगर हुआ दिमाग में कि विकास की तो ठीक है, बट हमारे इश्यूज़ का क्या। दूसरी तरफ जो समाजवादी पार्टी थी और इंडिया ब्लॉक के जो नेता थे, उन्होंने इन मुद्दों को पूरी तरह से लिया। वो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अखिलेश यादव, उन्होंने शहर के बजाय गांव में या रूरल एरियाज़ में जाके अपने जो सभाओं को करना ज़्यादा प्रेफर किया बनस्पत की शहर के। उनकी जो 2 सभाएं वो हुई थी मिल्कीपुर में और बीकापुर में। वहाँ जाके उन्होंने जो डेवलपमेंट के बाद जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उनका जिक्र किया, जॉब्स का जिक्र किया। उन्होंने इस बात को भी हाईलाइटेड किया कि बीजेपी जो सरकार है वो इस बार 400 पार करके संविधान को बदल देगी और आपका आरक्षण ख़त्म कर देगी। तो ये जो लोकल कनेक्ट था ना,
उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट दिखा पब्लिक पे। जो वोट जो शिफ्टिंग है वो पूरी तरह शिफ्ट हो चुकी थी समाजवादी पार्टी की तरफ। ठीक है, तो ये लोकल इश्यू को जो इग्नोर किया जो सिटिंग एमपी थे, उनका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट उस जो इलेक्शन में दिखा और जो वोट शेयर जो है वो शिफ्ट हुआ समाजवादी पार्टी की तरफ। चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो रीजन था बीजेपी की हार का वो था राइट कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं करना। बीजेपी की तरफ से लड़ने वाले जो 2 बार के जो सिटिंग एमपी थे, लल्लन सिंह लड़ रहे थे, जबकि समाजवादी पार्टी ने अपना दांव खेला था अवधेश प्रसाद से। अवधेश प्रसाद जो हैं वो दलित जाति से आते हैं। फैजाबाद में जो दलितों का परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा है उस पूरे एरिया में। तो अवधेश प्रसाद पे दांव खेल के बीजेपी ने क्या किया कि दलितों का पूरा वोट जो है अपने साइड किया। अगर हम फैजाबाद के पूरे कास्टिंग वोटिंग सिस्टम को देखेंगे तो ओबीसी वोट वहाँ पर 21% है, दलित वोट 22% है, मुस्लिम वोट 19% है, ब्राह्मण वोट 18% है, वैश्य वोट 6% है और ठाकुर वोट जो है 16% है। तो अखिलेश यादव ने क्या किया, जैसे ही अवधेश प्रसाद को खड़ा करते हैं तो उनके साथ ओबीसी वोट अपने आप आके जुड़ जाता है और उसके साथ साथ दलित जो 22% आके वहीं भी जुड़ जाते हैं। क्योंकि इस बार इंडिया गठबंधन को मुस्लिम वोटों का पूरा समर्थन प्राप्त था, तो ये तीनों वोट जब जुड़ते हैं ओबीसी, दलित और मुस्लिम, तो वहीं से बीजेपी की हार की कहानी लिखी जानी शुरू हो चुकी होती है। मतलब अगर परसेंटेज की बात करते हैं, लगभग आपको 60% जो वोट शेयर है वो शिफ्ट हो चुका होता है समाजवादी पार्टी की तरफ, और बीजेपी की तरफ सिर्फ ठाकुर और ब्राह्मण का वोट ही बचता है। उसके बाद एक और घटना घटती है। बीजेपी के एक लीडर हुआ करते थे पंडित सच्चिदानंद, ठीक इलेक्शन से 7 दिन पहले वो पार्टी को छोड़ देते हैं और बीएसपी ज्वाइन कर लेते हैं। अब बीएसपी अपने यहाँ से उनको खड़ा करती है। उसके बाद वो जो इलेक्शन में उनको भी 46,000 वोट जाते हैं। जो डायरेक्ट वोट बीजेपी को जाने वाले थे वो कहाँ चले जाते, सच्चिदानंद को चले जाते हैं। अगर आप देखोगे तो क्या होता है कि जो हार और जीत का अंतर है वो 54,000 का है। अगर सच्चिदानंद बीएसपी में नहीं जाते तो ये भी हो सकता था कि अवधेश प्रसाद हार जाते और लल्लन सिंह जीत जाते, क्योंकि वोट का अंतर सिर्फ 46,000 वोट का ही था। ठीक है, अब जो 5वां सबसे इम्पैक्टेबल जो रीजन दिखता है बीजेपी की हार का अयोध्या में, वो है वहाँ पे कास्ट इक्वेशन। अगर इस बार के कास्ट इक्वेशन को देखें तो अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद को खड़ा करके मास्टर स्ट्रोक खेला था। उन्होंने बहुत सीधे तरीके से क्या किया कि दलित, ओबीसी और मुस्लिम वोट बैंक को अपने साथ कर लिया। इसकी वजह से क्या हुआ, एक पूरा का पूरा जो वोट शेयर है वो समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया। ठीक है, इससे जो अखिलेश प्रसाद की जो नीति है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का, वो काम कर जाती है और यहीं से बीजेपी जो है इलेक्शन हार जाती है, जबकि आपको अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी से इलेक्शन जीत जाते हैं। तो बेसिकली ये जो 5 रीजन है इन्हीं की वजह से बीजेपी अयोध्या को हारी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अगली बार अयोध्या जीत नहीं सकते हैं। बेशक है वो जीत सकते हैं, बट जो उनके जो पार्टी वर्कर्स हैं उनको वहाँ पे काम करना पड़ेगा, लोगों से कनेक्ट होना पड़ेगा और जो उनके लोकल इश्यूज़ हैं उनको समझना पड़ेगा। और ये एक सबक है, ये सबक उन सभी नेताओं के लिए है जो ये मान के चलते हैं कि हम जनता से कनेक्ट नहीं होंगे फिर भी जीत जाएंगे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता। आप कितने भी बड़े क्यों ना हो, अगर आप जनता से कनेक्ट नहीं करेंगे तो आपको जनता एक ना एक दिन वापस ज़रूर भेजेगी, आपको हरा देगी। इस वीडियो में हमने आपको बीजेपी के अयोध्या में हार के रीजन के बारे में बताने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।